अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़्यादा से बहस आते हैं। आजकल मौज़ूअ गुफ्तगू मुल्की जो सियासी सूरत हाल है वो रहा है। गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से ये सिलसिला जारी है और ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मौशी मामलात की तरफ नज़र डाली जाए तो संभलने का नाम नहीं ले रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह जो समझ में आती है वो ये कि जो सियासी सूरत हाल है वो अब तक ठीक नहीं हो सकी है। तो ये बड़ी गैर मामूली सी एक सूरत हाल है और इसका जायज़ा ले रहे हैं और बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं मुल्क की तमाम सियासी जमातों से। सियासत यकीनन ज़रूरी है, करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। जितने भी मसाइल हैं उनका हल इसमें पोशीदा है क्योंकि एक मरबूत और एक मजबूत सियासी निज़ाम होगा तो ख़ुद ब खुद ये जो जितने भी मसाइल हैं ये हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब तक जो कुछ होता रहा है वो सबके सामने यकीनन कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक आगाही पहुँच रही है। सही या गलत ये एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपनी तमाम चीज़ों से बाखबर हैं। अब समझना ये ज़रूरी है कि इस वक्त करना क्या चाहिए। जितनी भी सियासी जमातें हैं हम देख रहे हैं, ज़्यादातर तो एक पेज पे हमें नज़र आ रही हैं। एक इत्तेहाद एक बना हुआ है मुख्तलिफ जमातों का, जिनको मिलाकर एक हुकूमत जो है वो तश्कील दी गई है। और इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं मौशी मसाइल की, इनको हल करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें काफ़ी नहीं है। और ख़्याल ये है कि आइंदा आने वाले इंतख़ाबात में अगर किसी हुकूमत के पास अगर वाज़ेह अक्सरियत होगी तो यकीनन वो कानून साज़ी कर सकेगी, कोई फ़ैसला यकीनन हो सकेगा जिससे एक पॉलिसी मुरतब की जाएगी और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से सिलसिले का आगाज़ होगा मौशी मसाइल को हल करने की तरफ, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा, लोग ये जानना चाहते हैं। बहुत सारे पैगाम सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल होते हैं। लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि कब आखिर इन मामलात के ऊपर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी। ये हुकूमत हो, इससे पहले हुकूमत हो या उससे पहले हुकूमत हो, माजी में भी जितनी हुकूमतें रही हैं, एक चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई वो ये कि अवामी मसाइल को हल करने में दिलचस्पी किसी की नज़र नहीं आई। और ये बड़ी तकलीफ़ से ये बात कहनी पड़ती है। गुज़िश्ता चंद सालों में लोगों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। इससे पहले जो 2 साल रहे वो कोविड की वजह से पूरी दुनिया में मौशी एक बहरान सा पैदा हुआ और उसके बाद अब को कोरोना का सिलसिला काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। ख़त्म मुकम्मल तौर पर बहरहाल अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन कम होने के बाद जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो एक इससे पहले एक स्लो डाउन आया या जितने नुकसानात हुए उसकी भरपाई किस तरह हो सकेगी। महंगाई का नासिल रुकने वाला सिलसिला, इसको कैसे रोका जाएगा, इसके आगे कैसे बांधा जाएगा। एक के बाद एक मुश्किलात का हमें सामना है। इस वक्त पूरे मुल्क में सैलाब की कैफियत है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं। जो फुटेजेस, जो मनाजिर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम तक पहुँच रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं। और इस वक्त सबको सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। ये वक्त की इस वक्त अशद ज़रूरत है। जो सियासी टकराव और एक मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, जो खींचतानी की सी एक कैफियत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इस वक्त हालात के ऊपर संजीदगी से बैठ के कोई पॉलिसी वज़ा करने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहरहाल इसी की उम्मीद रखते हैं। वफाकी हुकूमत ने कोशिश ये की है कि आज वो ख़ास तौर पर जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको शामिल करके जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज जो है वो दिया जाए। तो बहरहाल इस कोशिश में गुजारिश यही है कि जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बलूचिस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे भाई हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात कर चुके हैं कि वहाँ पे जो सैलाब के बाद सूरत हाल है बहुत ज़्यादा संगीन है और इसको कैसे हमने इससे नबरदार आज़मा होना है। बहरहाल इस मामले पर भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। साथ साथ मुल्क की जो मामलात हैं, मौशी मसाइल हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और बिलखुसूस शहर कराची के मसाइल आजकल ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहे हैं क्योंकि बारिशों के बाद जो सूरत हाल इस वक्त शहर की है
बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है और इसको ठीक करने के लिए अब बहुत ज़्यादा दबाव है सूबाई हुकूमत पर, और इससे पहले भी रहा है, क्योंकि कोई ऐसी खातिर खा कारकर्दगी नहीं है जिसके बारे में यहाँ बात की जा सके। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। बहरहाल इन मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी और साथ साथ जैसे मैंने कहा कुछ दीगर मामलात हैं ज़ेर बहस आएंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे और कुछ देर बाद कोशिश करेंगे लाइन पर भी हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनको ले लिया जाए। कुछ और मामलात हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। आपके जो सवालात हैं उसके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ इस वक्त मोअज़्ज़ज़ मेहमान नासिर रियाज साहब तज्ज़ियाकार हैं, मौजूद हैं। उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नासिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर साहब, सूरत हाल आपके सामने है, यकीनन आप इसका जायज़ा भी ले रहे होंगे और गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगा ज़रा कराची के मसाइल के हवाले से हो। मैं और आप कराची के क्योंकि वासी हैं, रहने वाले हैं, यहाँ के मसाइल को देख रहे हैं और बारिश के बाद ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है, अब बहुत ज़्यादा शहर की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। पहले भी कोई ऐसी ख़ास सूरत हाल बेहतर नहीं थी, लेकिन बारिश के बाद तो बेपनाह तबाही हमें नज़र आ रही है। छोटी बड़ी तमाम ही गलियाँ, शाहराएँ, सड़कें सब टूट फूट का शिकार हैं। और इससे पहले भी ये बात होती रही है कि हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करें, कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा करें जिससे कम से कम इस शहर की सूरत हाल बेहतर हो, जिसको पूरा करने में वो नाकाम नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। आप क्या समझते हैं कि इसके मसाइल का हल किस चीज़ में पोशीदा है? क्योंकि जो सियासी मामलात हैं, जो खींचातानी है, इसमें ये मसाइल कहीं बहुत पीछे रह गए हैं और ये जो बयानात का सिलसिला है ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने यासिर भाई आपने बुलाया। इस माम बात यह है कि आपने जो बातें की हैं और जो हम देख रहे हैं, ये दो तीन कैटेगरी में इसको हम कर सकते हैं। जैसे एक सियासी मामलात हैं पाकिस्तान के, वो अफेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। फिर एक कराची के मामलात जो हमारे अपने मामलात हैं। फिर जो मुल्क के जो मजमूई, जैसे बलूचिस्तान की आपने बात की और बाकी जो सैलाब की जो तबाही हुई है उसके हवाले से। तो जहाँ तक सियासी बात है, सियासी पाकिस्तान में एक ये अलमिया रहा है कि एक गवर्नमेंट कोई काम करके जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट ने उसको हमेशा डिनाई करना है और उसके ऊपर तनकीद करनी है। अच्छा, अब जो एग्जिस्टिंग काम कर रहा होता है तो जो अपोजिशन वाले होते हैं वो उसको तनकीद करते हैं कि गलत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक मुश्किल सूरत आ जाती है। लेकिन मैं एक पॉजिटिव आपको बात ये करूँगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था अप्रैल में, बिल्कुल हम कह रहे थे 15 दिन बाद श्रीलंका बनने जा रहा है और सारा कुछ होने जा रहा है आज। और अगर ये हो जाता तो बड़ी मुश्किल शुरू, यहाँ खाना जंगी भी हो सकती थी, ठीक है, जैसे श्रीलंका में हुई है, मुश्किल हुई है सारी। तो लेकिन पाकिस्तान बच गया, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक ठाक रहा। और आज फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं, आज ही मैं खबर आ रही थी कतर भी जो है वो $2 बिलियन जो है इनको दे रहा है, और यूएई से भी सारे हो रहे हैं सारे मामलात, और सऊदी अरब भी आगे आगे है, IMF भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, सारे हर चीज़ और बेहतर हो गया, डॉलर भी डाउन हुआ है सारा। पाकिस्तान निकल आया उस मुश्किल से निकल आया, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। उसमें जो 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 आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसमें भी मेहनत की, तो उनको तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको वो करना चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। हाँ, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। पहले वालों ने भी काम किए, बेशक काम किए, पाकिस्तान यहाँ तक आए, अब ये आगे अगर काम करें तो आगे उसको बेहतर करना चाहिए। अच्छा, फिर अब सियासी तौर पे चीज़ ये है कि ये तो हो गई एक मजमूई सूरत हाल। जहाँ तक सिंध है या कराची की आपने जो बात की, कराची एक ही पार्टी के पास है, या सिंध जो है एक ही पार्टी के पास है। और जैसे CM साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि कराची इज़ अ इंटीरियर पार्ट ऑफ सिंध। लाड़काना जिस तरह इंटीरियर है, जैकबाबाद इंटीरियर है, तो कराची भी इंटीरियर है। तो सिंध गवर्नमेंट को भी इसको ओन करना चाहिए, और इसको चूंकि यहाँ पर जो म्यूनिसिपल सिस्टम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू है, तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है ये, तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार है, तो उसको ओन करना चाहिए और इसको बेहतर पॉलिसीज़ के हवाले से करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा। कराची में कोई इतना मसला नहीं है जितना मसला बन गया है ये।
कराची अच्छा डेवलप कर दिया था। अगर आप आज से सिर्फ 3 महीने पहले देखें, रोड्स अच्छी बन गई थी, सारा कुछ हो गया था। टाइमिंग जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये टाइमिंग गलत है। जो रोड बनती जब है उसके साथ ही मानसून शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक और है। वो भी सही तरह से उसका मटेरियल जो है वो ड्राई अप नहीं होता कि उससे पहले वो पानी उसको बहा के ले जाता बिल्कुल है ठीक सारा है। माम। तो ये उसको असल में एक फायर प्रोसेस होता है, वो रोड के साथ वो उसको नहीं करते। जिस तरह मोटरवेज वगैरह बनाते हैं उसके साथ फायर प्रोसेस होता है, उसको पकाया जाता है। इसके अंदर रबड़ केमिकल्स होते हैं, जो तारकोल जो होती है वो उसमें एक्सीलेटर डालते हैं जो पकता है ये। वो चूंकि पकता सही नहीं है तो उसकी वजह से वो ओवर द टाइम ये छोड़ देते हैं कि चलो 2-3 साल में 2-3 महीने में ये पक जाएगा। जी। लेकिन वो बारिश उससे पहले आती है, उसको बहा के ले जाती है। बेहतर हो गया था, मैं खुद ड्राइव करता रहा हूँ कराची में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन ऑल ऑफ द सडन ये बारिशें हुई हैं, और उसके बाद से, और ये बारिशें भी तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। ये कोई ऐसी वैसी बारिशें नहीं है। कराची में होती थी 2-4 दिन बारिश होती थी, हफ्ता बारिश होती थी, ख़त्म हो जाता था। लेकिन ये तो 2 महीने से लगातार हो रही है, और आज भी प्रेडिक्शन है बारिश की, कल भी प्रेडिक्शन है, कल हैदराबाद में 100% प्रेडिक्शन है जी। उसकी। तो उसमें ज़ाहिर बात है, आप सिर्फ कराची को नहीं देखें, पूरे मुल्क के साथ यही हाल है। बलूचिस्तान की आपने बात की, क्या हाल हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि रोना के सिर्फ कराची में ये नाअहली है। नाअहली भी है, लेकिन साथ में कुदरती आफात भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल आई है। ठीक है। तो ये एक ज़रा सा ये मसला है इसमें, तो उसको ये टू वो हेडेड सॉर्ड है ये, जो कराची के शहरियों के ऊपर है। मेरी नज़र से एक चीज़ गुजरी सोशल मीडिया पे, मैंने देखी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट देखी अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पे। तो दुनिया का सबसे बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, और ये सड़कों के निज़ाम के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं, तो एक सड़क एक साहब ने दिखाई, और उसके सड़क के किनारे पर एक नंबर और एक टेलीफोन नंबर और एक तमाम तफसीलात एक दर्ज थी सड़क बनाने वाले की, या उस कंपनी की जिसने सड़क बनाई है, जिसको ठेका दिया गया है। आप यकीन कीजिए कि अमेरिका में रहते हुए कोई भी शख्स जो वहाँ का रिहायशी है, वो उस नंबर पर कॉल करके उस सड़क के हवाले से उसकी तमाम तफसीलात जान सकता है। जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। आप एक फ़ोन कॉल कीजिए, वो कंपनी पाबंद है कि आपको उसके बारे में बताएगी कि उसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, बल्कि तमाम तर तफसीलात अगर कंपनी के हवाले से भी जानना आप चाहते हैं, तो आप वेबसाइट उसकी दी हुई है, आप उसके पर जाएं, तमाम चीज़ें दर्ज हैं, आप इसके बारे में रिपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ही अक्सर मुख्तलिफ है। जो सड़कें अभी आपने तस्करा किया, कुछ बड़ी ख़तीर रकम उसके ऊपर खर्च की गई, ख़ासतौर पर जो शहर के बीच में यूनिवर्सिटी रोड जिसको कहा जाता है, इतनी ख़तीर लागत से ये सड़क तामीर की गई, और उसके बाद जिसका हाल हुआ, तो बड़ी हैरानी की बात है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद अगर नताइज ये हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं गलती हमसे हो रही है। आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है कि उसका एक तरीक़ाकार है जिसकी अभी आपने एक निशानदेही की है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी कब आएगी, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि अब तो लोग पूछने पे हक़ बजानिब हैं कि जो उनके दिए हुए टैक्सेस से, उनके पैसे से जो चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों महीना 10 दिन 20 दिन के अंदर वो सड़कें बैठ जाती हैं। इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, फरमाएं। देखें, जो इनसाइड रोड्स होती हैं वो एक वो थोड़ी हल्की बनी जाती हैं। ये एक दुनिया भर का जो थोड़ी जो फास्ट रोड होती हैं, जिन पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, वो ज़रा बेहतर होती हैं। आप बताइए, शारे फैसल पे कोई खड्डा हुआ है इस दौरान? पूरी शारे फैसल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अंडर पासिस बने हैं, बिल्कुल क्लियर है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। अभी मैं तारिक रोड से आ रहा था, मुझे एक खड्डा नहीं मिला उसमें, बिल्कुल क्लियर बनी, नई बनी थी ना तारिक रोड भी, बिल्कुल सही बनी। जो अंदर गलियों की सड़कें होती हैं वो ज़रा हल्की होती हैं, उसमें चूंकि उनको ये होता है कि उसमें ट्रैफिक लोड जो है वो कम होता है, ठीक है। अब वो सिर्फ टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वो जो बारिश हुई तो उसमें उखड़ गई वो। अच्छा, फिर कुछ हमारे यहाँ कुछ जो आवाम का भी शऊर थोड़ा सा कम है, उसके ऊपर वो कचरा डाल दिया, खड्डे डाल दिए, कोई लाइन डाल दी उसमें, तो वो खड्डा हो जाता है। तो वो उसकी वजह से भी एक मुश्किल आती है। मैं 100% इसको नहीं कहता, ठीक है गलती होती है, और वो अच्छी बात है जो आपने की कि एक नंबर दिया होता है और सारा, लेकिन वो बहुत ऑर्गेनाइज इकनॉमीज़ हैं, हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए बिल्कुल, और सिर्फ इस ज़्यादा स्टेज पे फॉलो करना चाहिए। तो ये इसमें कुछ मामलात अच्छे हो जाएंगे कि अगर जो है ये सारा लिखा हो, नंबर्स वगैरह लिखे हों, तो उनसे डायरेक्ट जाके कम से कम आम आवाम नहीं, लेकिन जर्नलिस्ट तो जाके उनसे सवाल कर सकते हैं, उनको अच्छी तरह से उनको रगड़ सकते हैं कि भाई ये क्या किस तरह से रोड बनाई है सारी। तो बात यह कि लेकिन कराची को जिस तरह से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसको मेट्रोपॉलिटन समझना चाहिए,
और इसको बेहतर तरीके से डिज़ाइन अब वक्त आ गया कि इसको डिज़ाइन करना चाहिए, ऑन करें इसको प्रॉपर तरीके से। एक तो एक और बड़ी ज़रूरी बात है यासिर भाई, इसमें ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा हो गया जी। और उसकी सिर्फ वजह ये है कि सड़कों पे लोड है कि कराची में जो पहले आज से 40 साल पहले चले जाएं तो ट्राम भी चलती थी, जी। इधर सर्कुलर रेलवे भी चलती थी और बसों का भी डबल डेकर बसें भी चलती थी। उससे क्या होता था, लोड कम होता था, सड़कों पे लोड कम। लेकिन वो सारा ख़त्म हो गया सिस्टम। आज भी अगर ये चाहें, मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ इस बात को कि सर्कुलर रेलवे फ़ौरन स्टार्ट की जाए। बिल्कुल ठीक है। अगर सर्कुलर रेलवे स्टार्ट नहीं कर सकते, कम से कम ये लांडी से लेके और सिटी स्टेशन तक तो रेल फ़ौरन स्टार्ट कर दें। वो इनका ट्रैक भी बिछा हुआ है, उसमें कोई हर्डल नहीं है, कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। शाह फैसल कॉलोनी का स्टेशन भी ठीक है, कायदाबाद का स्टेशन, मलिर का स्टेशन, ये सारे सही है। बिल्कुल ठीक ये है। जो इतना बड़ा लोड आप देखें, कराची की ट्रैफिक पूरी शाह फैसल पे आती जी। है सुबह के टाइम और टावर की तरफ जाती है, शाम को टावर से निकलती है और वो दोबारा मलिर तक सारे जाते ऐसा हैं। ही। तो कम से कम इस ट्रैक को आप कम 50% रिड्यूस कर सकते हैं अगर वहाँ पे इमीडिएट ट्रेनें चलाएं बिल्कुल जो ठीक है। वहाँ से मलिर से लांडी से लोगों को लेके, और शाह फैसल कॉलोनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शाह फैसल कॉलोनी का स्टेशन कि वहाँ से गुलिस्तान जोहर वाले भी अटैच हो जाएंगे जी, सारे, बिल्कुल और ठीक कहा वो आपने। उसको जो है वो सिटी स्टेशन तक पहुँचाएं उनको, बिल्कुल ठीक और है। वहीं पे कारोबार हो रहा है और वहीं पे। तो मैं समझता हूँ शाह फैसल पे लोड कम होगा और ये मास ट्रांजिट सिस्टम या जो बसों का बहुत अच्छा है इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने किया, जो जी। लाल बसें जी। चलाई लाल हैं। मैंने बसें देखा है चाहिए। लोग बड़े सुकून से बैठे होते हैं। मैंने औरतों को, मर्दों को, जो जवान हैं जो भी हैं, एक तरीके से जा रहे होते हैं। ये मोटरसाइकिल या रिक्शा ये दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही इसको है। ख़त्म करना चाहिए। नॉइस पोल्यूशन है और एक ये बेहंगम किस्म की ट्रैफिक बिल्कुल का ऐसा ही है। सबब बन रहा है ये सारा। तो ये कराची में ये सिस्टम इनको ख़त्म करके और ये प्रॉपर तरीके से दुनिया में सिस्टम है। बिल्कुल अब ऐसा ही है। हम दुबई जाते हैं, यहाँ से 1 घंटा दूर है, हम दूसरी और जो कतर है या अबू धाबी या हम, मतलब ये वो कंट्रीज़ हैं जो आज से 30-35 साल पहले कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल ऐसा और ही है। इन्होंने जब अपना सिस्टम बना लिया तो हम क्यों नहीं बना सकते। बिल्कुल हम ठीक है। इसको बनाएं सिस्टम को और थोड़ा बहुत तो इनकी डगर पे चलें तो शायद कुछ बेहतर हो। एयरपोर्ट से निकलें तो इनको ट्रेन देनी चाहिए जो सीधी मलिर स्टेशन को जाए या वहाँ से वो जो भी करीब स्टेशन जी। पड़े जी। और वहाँ से वो लेके बड़ा प्यारा रूट बन सकता है। और बिल्कुल कराची ठीक है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। और ये करने से फ़ायदा ये होगा कि काम जल्दी होंगे लोगों के, और ट्रैफिक जो रोड पे है वो कम होगा, एनर्जी की बचत होगी, बिल्कुल ठीक है। रोड की टूट फूट नहीं होगी, टाइम की बचत होगी, हर चीज़ की बचत है। और ये बेहतर, ये मोटरसाइकिल और रक्शे को इन ट्रैक्स पे तो ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इससे काफ़ी लोगों को सहूलत मिलेगी और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शहर के मामलात ख़राब होते जा रहे हैं या सड़कों की हालत जो है जी वो ख़राब है। जी सुबह के औकात में ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक का अब लोड होने लगा है सड़कों पे, क्योंकि वो टूट फूट की वजह से वो एक ट्रैक तक जो है वो महदूद होकर रह गई हैं। तो ये एक बड़ी आपने अच्छी इसके लिए तजवीज़ पेश की है कि सोचने की ज़रूरत है, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप इसके ऊपर ओवरनाइट चाहें तो फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी तारीफ़ करनी होगी, जैसे आपने बस सर्विस की बात की है जो सिंध गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, उससे काफ़ी हद तक रिलीफ जो है वो लोगों को जी मिला है जी मुख्तलिफ रूट्स पे। अगर ये पूरे कराची के अंदर मुख्तलिफ रूट्स पे चलाई जाए जी तो मेरा ख्याल है कि ये बर्डन जो है ख़ास तौर कर पर रहे पीक हैं। आवर्स में कम होगा। मैंने देखा काम स्टार्ट है, मलिर की साइड पर भी इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। रोड सिस्टम बन रहा है जहाँ पे बसों को वहाँ पे उसके लिए ट्रैक बना रहे हैं बाकायदा। नाज़माबाद और ये सारे इलाके में पूरे ट्रैक बन चुके हैं, वहाँ भी बसें जो भी जिस वक्त भी स्टार्ट कर दें। तो कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और इसको यूज़ करें और पब्लिक को फैसिलिटी दें। कराची में छोटी छोटी 2-3 चीज़ें और हैं जो मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है। हम सारे कराची वाले हम पढ़े लिखे लोग हैं जी। और बड़ी तेज़ी से इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। स्कूल जो है ना, मैं ये एक और मुतालबा जी करता जी हूँ प्लीज़। आपके इस जो प्राइवेट स्कूल्स बने हुए हैं जो कराची में जगह जगह बने हुए हैं, उन्होंने एक तो ये प्रॉपर स्कूल होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि वो जो उनको बच्चों को छोड़ने गाड़ियाँ आ रही हैं या लेने आ रही हैं, उन टाइम पे वो सारी रोड्स को जाम कर देते हैं। ऐसा ही है। चाहे वो हर तरफ यही हर मसला तरफ है। ये मैं किसी का एक नाम नहीं लेता लेकिन हर तरफ ये मसला है। इवन आप जिस इलाके में जाएं ट्रैफिक जैम कर देते हैं लोग। तो इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि ये तरीका नहीं है। अपनी तो दीवार पूरी करते हैं ये स्कूल वाले, जी बिल्कुल पूरी, अपने बिल्कुल अंदर ऐसा ही 1 इंच नहीं आते, और उसके बाहर भी इन्होंने लाल लाल वो रखे होते हैं, रोड ब्लॉक्स बैरियर रखे रखे होते होते हैं। हैं, ब्लॉक्स बिल्कुल रखे ऐसा ही। होते हैं। और कि जो उनकी प्रिंसिपल या टीचर्स की जगह, उसकी वजह से अब जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसके बाद रोड पे खड़ी होती हैं। जी तो पब्लिक रोड जो है वो इनके लिए नहीं बनी हुई है कि इनकी ट्रैफिक ऐसा और ही है, बच्चों को आपने बिल्कुल लेने ठीक आने। कहा। उनको चाहिए कि उसको अंदर की तरफ लेके आए, अपनी दीवारें पीछे करें, जी 10-10 फुट पीछे करें और वहाँ से गाड़ियों बच्चों को पिक करें और वो आए। मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से बिल्कुल ये ठीक है। सिस्टम हो। ये कोई तरीका नहीं है, ये बहुत
बहुत ही उसकी वजह से जब कोई इमरजेंसी हो या कोई भी बात हो, किसी ने भी जाना है, आप बिल्कुल ऐसा ही जहाँ कोई स्कूल पढ़ गया, आप देखें स्टक हो जाएंगे आप। स्टक हो जाती है बिल्कुल ट्रैफिक। ऐसा तो ही ये आपने प्राइवेट बिल्कुल स्कूल ठीक को कहा। मैं इस आपके मीडिया के तरफ से इसको आप देखिएगा बहुत रिलीफ मिलेगा। मतलब कराची में ये छोटी छोटी जो इलीगल काम हो रहे हैं, जी, उसकी वजह से ये सारे मसले आ बिल्कुल रहे हैं। आपने ठीक कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ये जो इंक्रोचमेंट है इसने बहुत मामलात को ख़राब किया है। अब इसमें सभी शामिल हैं। एक की निशानदही तो अभी नासिर साहब ने की है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो स्कूल लगने के और बंद होने के जो औकात हैं, उस दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना होता है। इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, बल्कि दीगर मामलात भी अभी ज़ेर बहस आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मामला हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। मसाइल के हवाले से ही अमूमन बात होती है, शहर कराची के मसाइल, जिसमें बहुत सारे मसाइल हैं। सड़क का ना होना, प्रॉपर एक ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम, एक निज़ाम, एक बहरहाल इसके हवाले से कुछ काम तो यकीनन हुआ है बड़े एक अरसे के बाद, लेकिन इससे मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ है और इसी मामले पर गुफ्तगू कर भी रहे थे। साथ साथ और बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं। नासिर या साहब तज्ज़ियाकार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इन मसाइल के हवाले से। नासिर साहब, अभी आपने तस्करा किया कि ये चंद एक मसाइल हैं, जैसे इंक्रोचमेंट की बात हुई है और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। आपका क्योंकि बराह रास्त ताल्लुक भी रियल इस्टेट के शोबे से है, रियल इस्टेट के शोबे में हम देखते हैं कि कभी तो बड़ी तेज़ी हमें नज़र आती है, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक एक बिल्कुल एक सकूत तारी हो जाता है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप ज़्यादा बेहतर इसके ऊपर बात कर सकेंगे, क्या सूरत हाल है? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है या शहर में जो कुछ हुआ है, इसके बाद तो लोग यहाँ रहना उनका मुहाल हो गया है। तो फिर रियल इस्टेट में पैसा लगाना, नई जगह आबाद होना, ये लोग इसका कैसे ख्याल करेंगे? क्योंकि पहले तो ये होता था कि चंद मखसूस इलाके थे जो इन तमाम चीज़ों से महफूज रहते थे, लेकिन अब वो भी उसकी इज्जत में आ गए हैं। तो लोग अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि अगर आने वाले वक्तों में अगर यही सूरत हाल रही तो यहाँ पर कैसे फिर पैसा लगाया जाएगा, कैसे यहाँ मुकम्मल सुकूनत इख्तियार की जाएगी? फरमाइए। देखिए, रियल इस्टेट सेक्टर तो बेशक बैकबोन है जी, पाकिस्तान की, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है और इससे वाबस्ता 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज से जी, वाबस्ता हैं, चाहे वो जी, आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, बिल्कुल। लकड़ी की इंडस्ट्री जो भी है, जी, दरवाजे, जी, खिड़कियाँ, टाइलें हैं, सैनिटरी की है, तो वो इसमें सबसे ज़्यादा वाबस्ता है। तो इसको तो प्रायोरिटी देनी चाहिए जी, गवर्नमेंट को, कि इसमें कुछ टैक्सेस वगैरह जो कुछ अभी लगाए हैं इन्होंने, उसको थोड़ा वेव करना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि इस वक्त रियल इस्टेट सेक्टर बिल्कुल जमूद की हालत में है। और इस वक्त लोग भी, बेशक उसकी वजह ये भी है कि लोग परेशान हैं कि शहर में, लेकिन कि क्या करें, शहर में किस तरह से जी, रहेंगे, जी, लेकिन उसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रहना तो यहीं है बिल्कुल ठीक है। और वर्टिकल एक्सपेंशन ही इसका हल है। हल है। आप अगर आसपास के, मैं फिर कहूँगा, कंट्रीज़ देखें तो उन्होंने सब ने वर्टिकल एक्सपेंशन की है, ऊंचे से ऊंचे टावर बनाए हैं, 100 जी, मंजिला टावर बनाए कि उसमें कई छोटी जगह पे ज़्यादा लोगों को किया जाए, और कराची का भी यही हल जी, है। लेकिन उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना है, पॉलिसीज़ भी बेहतर करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट को थोड़ा इसमें रिलीफ देना चाहिए। और कुछ इकनॉमिक बेहतर हुई है तो उससे रिलीफ तो ये हुआ है कि डॉलर कुछ कम हुआ, उसकी वजह से कुछ रिलीफ है, और प्राइसेस भी कुछ कम हुई है स्टील वगैरह की, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी सीमेंट की भी कुछ। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में रिलीफ, कोई इंसेंटिव, बैंक फाइनेंसिंग सस्ते रेट पे को और भी इसी तरह से कोई देना पड़ेगा, तब जाके ये बात ये आगे बढ़ेगी। जी, लोगों में उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि वो इधर इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छी जगह पर, और रहना है कराची में किस तरह से चलना है, तो ये एक ज़रूरी है कराची में। जी, अदरवाइज़ तो इस वक्त तो बहुत जमूद की हालत है रियल बिल्कुल इस्टेट में। ठीक है। और अगर इस वक्त इसी तरह से हालत रही तो लोग, आबादी तो बढ़ रही है जी, और ये मल्टीप्लाई होने पे आ गई है कराची की आबादी। तो मुझे डर है कि ऐसा ना हो जिस तरह से बॉम्बे वगैरह में हम सुनते हैं कि वो फुटपाथों पे सो रहे होते जी, हैं, तो लोग फुटपाथों पे ना सो रहे हो, बिल्कुल और ठीक वो है। बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए रियल इस्टेट को ये इंसेंटिव दें ताकि रेट भी ज़्यादा ना बढ़े, और इस वक्त और बुकिंग भी आए, और लोगों में कॉन्फिडेंस भी आए कि उसको बुक करा के और आगे बढ़ें।
जो 5% जो टैक्स लगाया इन्होंने जी। जो नॉन फाइलर पे, उसकी वो मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ कि इसलिए कि ये टैक्स जो है वो उन नॉन फाइलर पे लगाए जो जिनकी सेविंग्स होती हैं, जो बाहर से पैसे भेजते हैं जी, कमा के अपनी माँ बहन को या बेटी को बिल्कुल ऐसा ही। या अपने खुद घर बनाने के लिए, तो उनके ऊपर आपने ये टैक्स लगा दिया, ये बिल्कुल नामुनासिब है। उनको भी ये वो आपकी सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग वही है। ओवरसीज के हाँ, जरिए आती है, ओवरसीज बिल्कुल की। ठीक है। IMF वगैरह तो आपको 2 अरब या 4 अरब डॉलर दे देगा, वो 22 अरब डॉलर वहाँ से आ रहा है। तो जो 22 अरब डॉलर आ रहा है या और इससे भी ज़्यादा आ सकता है, जी, उसको जी, आप इंसेंटिव दें। वो जो पैसे आते हैं वो यहाँ पर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं कि घर बन जाए। जी, जो जी, बाहर काम करने जाते हैं वो अपना घर बनाने के लिए जाते हैं, जो ज़्यादातर बाहर काम करते हैं वो यहाँ किराए पे रहते हैं। ऐसा ही है। तो आप उनको इंसेंटिव दें, ना कि उनके ऊपर आप टैक्स लगा दें। तो ये इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिव्यू इसको करने की रिव्यू करने ज़रूरत की है, ज़रूरत बिल्कुल है ठीक है। कि इसको टैक्स कम करें इसमें। और बाकी ये है कि और भी जो कुछ थोड़े बहुत इन्होंने जो जैसे बिजली के बिलों पे और इस तरह से जो सबसे किया, इम्पोर्टेंट इशू है, मैं सबसे उसी की इम्पोर्टेंट तरफ आ इशू रहा ये था, है आपने उसको रेस कर लिया। जो सेल टैक्स वगैरह, हालांकि हमारे ताजरों की प्लेटफॉर्म से हमने इसको ख़त्म करवाया कि ये जी, बिजली के बिल पे नहीं होना चाहिए, वो फिर दोबारा लगा दिया उन्होंने जी, नए नए तरीके से करके। जी, तो इ- इस तरह नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा इसको इसको बिल्कुल कम ठीक है। करें। लेकिन अब क्या करेंगे? देखिए, मईशत को ठीक करने के लिए बड़े मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। अब बार बार ये सवाल होता है कि कब ऐसी आपके पास हुकूमत आएगी जो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ होता ही है, अमूमन दावा तो हर कोई करता है कि हमारे पास प्लान है, हम मुल्क की इकॉनमी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप IMF के प्लान में रहेंगे तो जाहिर है कि जो फैसले करने पड़ेंगे वो आपको उनकी मर्जी से करने पड़ेंगे, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के अंदर इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन का एक स्केल है, अगर आप उसको नहीं यूटिलाइज कर सकें, नहीं कैपिटलाइज कर सकें सही तरीके से, तो फिर ये तो आपके लिए नुकसान होगा। ये प्लानिंग इसको मद्देनजर रखते हुए क्यों नहीं मैं की आपको जाती? बताता हूँ, जी, देखिए हर मुल्क में जो है ना इकोनॉमिस्ट रखे जाते जी, हैं जी, जो पे रोल पे होते हैं, जो वो बताते हैं कि आपने इस तरह से पॉलिसी क्या होनी चाहिए। पहले तो पॉलिसी हमारे यहाँ तो एक तो पॉलिसी डिफाइन नहीं है कि हम सोशलिज्म पे जा रहे हैं या हम फ्री मार्केट इकोनॉमी पे जा रहे हैं या हम कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, बड़ी नागवार गुजरती है लोगों को, कि आपके पास वो सही मईशत दान नहीं है जो हाँ पॉलिसी मेकिंग कर सकें, या फिर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आप उठाकर देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड आप इसका देखें तो तवातुर के साथ यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बैंकर्स ही नजर हाँ आएंगे, जी। या किसी कंपनी के CEO को आपने जो वहां से निकाला गया, आपने उसको लाके फाइनेंस मिनिस्टर अब बनाया। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी लेवल का है, वो कोई प्लानिंग बना के आपको पेश कर देता है, वो प्लानिंग नहीं होती है जी, एक्चुअली। जी, वो एक काम कर रहा है, उसको वो फायर उसका फाइटिंग की हद तक तो हो सकता हाँ है। हाँ, वो फॉर द टाइम बिंग वो चला रहा है, वो उसका काम चलाना है सिस्टम को। प्लानिंग जो है वो आपको इकोनॉमिस्ट रखने पड़ेंगे। पहले तो एक गवर्नमेंट लेवल पे ये डिसाइड करें कि आप फ्री मार्केट इकोनॉमी पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, कमांड इकोनॉमी पे जाना चाहते हैं, ऐसा या ही क्या चाहते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, जब आप उसको डिफाइन कर लें फ्री, तो फ्री इकोनॉमी के लिए आप उस टाइप के इकोनॉमिस्ट रखें। बिल्कुल वो ठीक है। उनको कहें हमने ये करना है तो इसके ये सिस्टम है। देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी हमारी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ में है, जी, ठीक है, और बड़ी कामयाबी से चल रही है बिल्कुल ठीक है। वो। उसमें टैक्स रेट कम होता है और मार्केट की जो प्राइसिंग है वो डिसाइड मार्केट करती है। बिल्कुल ठीक है, वो उसके इंटरनेशनल मार्केट के साथ हाँ, अटैच इट होती है, इज़ द बिल्कुल ठीक मार्केट टू है। डिसाइड कि उस पर क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। इट इज़ नॉट गवर्नमेंट टू डिसाइड कि क्या प्राइसेस होनी चाहिए। ठीक है, जो कमांड इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती जी, है। ठीक जी, है, तो अगर आप वो फ्री इकोनॉमी वाले सिस्टम को करें, टैक्सेस कम करें, तो एक रूलिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसमें क्या होता है, टैक्स जो इनकम टैक्स या ये जो टैक्स जो डायरेक्टली लग रहे हैं इसको कम कर दिया जाता है, और जो इनडायरेक्टली टैक्स है उसको बढ़ा दिया जाता है। उसमें सजेशंस हैं, जी, कई बातें हैं कि वो किस तरह से किया जाता है। पाकिस्तान में टैक्सेस जो इनडायरेक्ट है बहुत कम है, बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, अब जो IMF आके कहती है वो यही बात कहते हैं कि आपकी चीज़ें आप सब्सिडी दे दे के आपने आप 100 रुपये की चीज़ हमसे लेते हो या दुनिया से लेते हो और 80 रुपये की दे देते हो, ये 20 रुपये कहाँ से आएंगे। बिल्कुल तो ठीक है। वो ये कहते हैं 100 रुपये की चीज़ कम से कम 105 की तो दो, 110 की नहीं देते 100। तो जब वो 105 की करने जाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। मिसाल तौर पर पेट्रोल आ जाए, ठीक है, पेट्रोल इन्होंने पहले बढ़ाया, जी, वो इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेज होता है, अब कम किया। इस वक्त पेट्रोल की पोजीशन ये है कि दुबई से सस्ता पेट्रोल है जी, पाकिस्तान, तकरीबन 10 रुपये सस्ता है, 10-15 रुपये का जी, फ़र्क है इसमें, वहाँ 4 दरम का ये था। तो बात ये है कि
मैं भी एक खबर पढ़ा था कि लिखा है कि जी अगले महीने कोई 5 दिन के लिए कोई हड़ताल कर देंगे कि कोई पेट्रोल पंप पे ना जाए, और अगर जाएगा तो अपनी जिम्मेदारी पे जाएगा पेट्रोल पंप पे। ये आप धमकी दे, ये कोई वो कोई तंजीम है, ये उसने ये कहा है कि इसको पेट्रोल 5 दिन यूज़ नहीं करना। आप कौन होते हैं भाई कहने वाले बिल्कुल ये? ठीक है। और अगर कोई जाएगा तो आप धमकी कैसे दे रहे हैं कि आप जाएगा तो अपनी जिम्मेदारी पे पेट्रोल पंप पे जाएगा? तो बात ये लोग उसको समझ भी नहीं रहे। उसको वो इंटरनेशनल प्राइस, वो फोर्सेज हैं उसमें उसमें जी अच्छा, अभी जो 6 रुपये इंक्रीज किया तो वो पिछले महीने की जो परचेज थी जी। वो उसके ऊपर प्राइस होती है। अब जो प्राइस है तो अगली दफ़ा वो उसको इंशाल्लाह कम होगा। देखिए बिल्कुल आवाम, ठीक है। गवर्नमेंट का काम रिलीफ देना होता है, वो दिया भी है रिलीफ। देखिए पीछे पेट्रोल भी कम हुआ है। बात यह है कि इसको गवर्नमेंट, तो मैं फ्री इकनॉमी की जो बात कर रहा हूँ उसमें यही होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो ज़रा सा बढ़ा दिए जाते हैं। मिसाल तौर पे हम और भी सारी कंट्रीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी है, बहुत महंगी जी है। ठीक है, हमारे बिल्कुल ठीक है। यहाँ सब्सिडाइज रेट पे सस्ती दी जाती है। मोटरवे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। जी ठीक है, हमारे यहाँ इतने सस्ते हैं मोटरवे टैक्सेस, तो मुझे कई दफ़ा एहसास होता है मोटरवे पे ट्रैवलिंग करते हुए कि इनको कोई पता ना लग जाए कि ये इतने महंगे टैक्सेस हैं, तो जी वो चार्ज ज़्यादा है। जब वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट का, तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ से लोड कम होगा। इस कदर सस्ते टैक्स जो रेट हैं उस पर ये इनकी लाल बसें भी चल नहीं सकेंगी। जी उसकी मेंटेनेंस होती है, रिपेयर है, सारा कुछ है, उसकी जो सिस्टम है। बिल्कुल तो ठीक है। वो इनको वो बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा। सूनर और तो लेटर उसके जी जी, ऊपर उनको बिल्कुल इजाफा बिल्कुल। करना तो पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक है। इनको ये इकनॉमी को डिफाइन करना पड़ेगा कि इनको स्विच करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस की लेकिन तरफ ये तो डायरेक्ट टैक्सेस पॉसिबल का। तब होगा ना, देखें, जब आप एक कोई भी तरीक़ेकार को अपनाएंगे। अभी यहाँ पे क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है, आपने जी जैसे जी बताया, कहीं तो फ्री मार्केट की बात करते हैं, कहीं पे कमांड इकोनॉमी की बात करते हैं, कुछ चीज़ें कमांडेड हैं, कुछ चीज़ें फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ दी हैं। प्राइस पैरिटी की बात आती है तो वो फ्री मार्केट के ऊपर है, डॉलर की। बाकी चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ही आपका असल में ये रहा है कि कोई एक सिस्टम आपने यहाँ पर जो है वो लेकर नहीं मैं चले आपको हैं। बता, अब जैसे कस्टम ड्यूटीज़ इन्होंने कहा लग्जरी आइटम को एक डिफाइन किया, हालांकि लग्जरी आइटम की कोई लिस्ट नहीं है इस वक्त। जी कोशिश करें कि वो बने कोई लिस्ट, लेकिन एक उन्होंने चैप्टर 84 85 करके और उस पर सबको बैन करके और वो कर दिया, और उसके ऊपर ड्यूटी कर, अब वो उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। जो जी हैवी ड्यूटीज़ इंपोर्ट स्टेज पे लगती है वो कमांड इकनॉमी की इंग्रेडिएंट है, जी वो फ्री इकनॉमी का नहीं है। फ्री इकनॉमी में इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ कम होती हैं बिल्कुल ठीक है। और इंडस्ट्री पे ड्यूटीज़ कम होती हैं। आप उस पर ड्यूटी ज़्यादा कर रहे हैं एक तरफ, उसके बाद आप कंपटीशन कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है। आप ये वही हाइब्रिड सिस्टम वाली आपने जो बात की, वो किस तरह से उसको एक सही ट्रैक पे चलना चाहिए उसको। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला और मार्केट को आपने प्रेशर लेके वो ये काम कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये जैसे मैं आईटी के नंबर्स देख रहा था, दो के आपने नंबर्स तो अपने इम्प्रूव कर लिए हैं, ठीक है, 2 या 3 बिलियन डॉलर्स अगर आप इससे कमा लेते, ये इज़ नॉट इनफ। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इतना पोटेंशियल जहाँ पर एग्जिस्ट करता है वहाँ पर ये काफ़ी नहीं है। फिर मैं देख रहा था कि जो उसके लिए प्राइमरीली जिन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है वो ये गैजेट्स हैं जिसके ऊपर आपको रिलीफ देने की ज़रूरत है। अब हो ही रहा है कि जो सेलफोन आप इस्तेमाल करते थे किसी ज़माने में, जो 20,000 या 25,000 रुपये का सेलफोन आया करता था, अब वो आपको लाख 1.5 लाख रुपए और प्लस टैक्सेस मिला के वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक का हो गया। ये सूरत हाल होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं कहा इन चीज़ों की वजह से हमारी स्टडीज़ जो है वो आसान हुई हैं, या इससे हमें रिसर्च करने का मौका मिलता है और बहुत सारे काम इसके ज़रिए करते हैं। लेकिन ये अगर होगा मुल्क में तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे? फिर आईटी की अगर बात करें तो कैसे मुमकिन है? देखें, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की, एक अलग सेक्टर है बिल्कुल, लेकिन इसको बहुत अच्छा आपने बात की। हैवी फ़ोन आप ले लें, मैं पिछले दिनों एक दुकानदार से बात हो रही थी, होलसेल जी वाले से, वो कहता था कि मैं तकरीबन 100 यूनिट बेच देता था जी हैवी वाले, जी तो 35,000 रुपये बिल्कुल टैक्स ठीक था है। उसके ऊपर। ठीक है, तो गवर्नमेंट को उसी हवाले से रेवेन्यू आता था। आज 10 यूनिट नहीं बिकते उसके, जी 85,000 रुपये टैक्स है। जी आपका रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम होगा, कम डेफिनेटली हो कम गया ना। होगा। तो ये कौन सी अक्लमंदी है? बिल्कुल ठीक है। अब आपने रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपको उसमें टैक्स कम मजीद करें, चीज़ें लोगों नहीं को होगी। फैसिलिटी दें। अगर लोग ख़रीदना चाहते हैं, वो अपने पैसों से ख़रीद रहे हैं, तो जी आपको क्या तकलीफ है? बिल्कुल ठीक है। आप उस पर ड्यूटी कम करें ताकि वो 100 नहीं 1,000 बिके। बिल्कुल ठीक है। 1,000 बिके, आप 35 नहीं 20,000 रुपये लगाओ, आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा उसमें। बिल्कुल ठीक है। आप रोलिंग की तरफ आइए। इसी तरह इम्पोर्ट स्टेज की जैसे मैंने बात की, उसमें भी ड्यूटीज़ कम करें, रोल करें। गाड़ियाँ हैं, अब आप लग्जरी गाड़ियों की बात करते हैं कि उस पर ड्यूटीज़ आपने अभी इम्पोर्ट पहले बैन की आपने, ये और ड्यूटी बढ़ाएंगे उस पर।
जब ड्यूटी बढ़ाएंगे तो वो कम हो जाएगी, चलो ठीक जी। है, लेकिन ड्यूटी बढ़ाने से उसके एक तो रेट बढ़ जाएंगे और जो लोकल कार मैन्युफैक्चरर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा बिल्कुल उसमें। ठीक है। तो आपको उसको पैरिटी रखनी पड़ेगी कि उसको ड्यूटीज़ भी किस तरह कम करें। और अच्छा, फिर लग्जरी आइटम, कुछ जो लग्जरी जिनको आप कहते हैं, हालांकि वो अब नेसेसिटी हो चुकी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। जो मिसाल तौर पे लग्जरी आइटम में कई जैसे ये चीज़ें डाल देते हैं, चलें बहरहाल मैं उसकी बात नहीं कॉस्मेटिक्स भी करता। आ गई हैं, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स, चीज़ें हमको हालांकि लग्जरीज में डाल दिया है। मैं आपको बताऊं, आज से ये एक लिस्ट है, कोई 1975 के ज़माने की लिस्ट बनी हुई थी जी। कोई, जिसमें मिनरल वाटर भी लग्जरी आइटम लग्जरी था। आज वो आइटम। नेसेसिटी है, जी। ठीक है। आपने सन ग्लासेस को लग्जरी आइटम में गिनाया, आज नेसेसिटी है। मैं आपको कराची की कंस्ट्रक्शन, हैदराबाद से कराची आने की कंस्ट्रक्शन देखें, सुबह यूँ जा रहे हो तो सूरज सामने होता है, ऐसा आप ही है। सन ग्लासेस से बगैर गाड़ी नहीं चला नहीं सकते, चला सकते। वापस आ रहे हो तो सूरज सामने होता है और सामने बड़ा होता है। चमक में होता है। ऐसा ही है। शारे फैसल पे आप सुबह जा रहे हो, सूरज सामने होता है, वापस आ रहे हो तो सूरज सामने होता है, सामने होता है। ठीक है। तो बात यह है कि ये कंस्ट्रक्शन कुछ कराची की ऐसी है कि आपको सन ग्लासेस की ज़रूरत है, नहीं तो 6 महीने में बंदा जो है वो चमक से उसका रेटिना ख़राब हो ऐसा ही जाए। है। तो सन ग्लासेस नेसेसिटी है। फिर और भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कुछ खाने पीने के भी हो गए हैं आइटम, जो लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी वो पे कर सकते हैं, आप उनको खाने दें। आप बिल्कुल ऐसा क्यों ही। कहते हैं कि नहीं आपने लोकल वही चीज़ खानी है जो उस स्टैंडर्ड की भी अब नहीं ये है। तो बात है हाँ, ना, क्वालिटी में कितना फ़र्क आता क्वालिटी है। में, अब आप देखें डेयरी प्रोडक्ट के हवाले से जो आइटम्स यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ हाँ। आप अपनी प्रोडक्ट से ज़रा उसका मुकाबला तो करके देखें। लोगों को बड़ा नागवार गुजरता है, आप क्या अब मैं इतनी लोकल नाकिस को चीज़ें नाम भी मिलती नहीं हैं, लूँ किसी ने, लेकिन कोई वो कोई तरीक़ेकार तो नहीं है स्टैंडर्ड जो मीट ही स्टैंडर्ड नहीं करते मीट ही नहीं वो। कर। अच्छा, ये तो खैर, ये मैंने थोड़ा सा आपका जो जी। पॉइंट था उससे जी। थोड़ा सा हटके मैंने बात की। एक, अब आ गए आईटी की तरफ, आप आ जाए। आईटी में बहुत स्कोप है पाकिस्तान में, और मैं आपको बताऊं, कराची सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर पैदा करते हैं जी। और एक्सपोर्ट लाहौर से सबसे ज़्यादा होती है। जी। ये कैसे मुमकिन ये कैसे मुमकिन है कि कराची के सॉफ्टवेयर डेवलपर ज़्यादा है? हैं, जी। पैदा ज़्यादा होते हैं बिल्कुल यहाँ ठीक। पर, और लाहौर में एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, बेहतर है। कराची में नहीं है। तो वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं लाहौर में, ऐसा यहाँ ही के है। डेवलपर, और वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं काम करने ये वाले। ऑनलाइन काम करते हैं अब तो जी, सारा, क्योंकि ऑनलाइन भी ऑनलाइन का होता है काम। सिस्टम है। अच्छा, बिल्कुल अब ठीक मैं है। आपको बताऊँ, मेरा भी ताल्लुक आईटी फील्ड से जी। है, जी। ठीक है। और आज से नहीं, मैं 20 साल से माशाल्लाह। हम ई कॉमर्स कंपनी मेरी चल रही है, वेब होस्टिंग की कंपनी है, हमने पूरा उसके ऊपर काम किया। आज से नहीं, 20 साल से हम चला रहे हैं, और टॉप 10 भी हम रह चुके हैं, सारा माशाल्लाह। कुछ है। याहू में भी हमारी बहुत अच्छी लिस्टिंग रही है। मैंने यहाँ डेटा सेंटर बनाया। आपको बताऊँ अलमिया क्या हुआ। अलमिया ये है कि यहाँ पे इंटरनेट सिस्टम कंसिस्टेंसी से सही नहीं चलता। नहीं चलता। 2-3 दफ़ा मैंने बाहर से यूएसए से बुलवाया भी कि हम यहाँ डेटा सेंटर बनाएं, सारा कुछ करें, सिस्टम वो चलता ही नहीं था सिस्टम। वो बिल्कुल उनका ऐसे ही। वो वाली मीट ही नहीं करता जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके। मैंने कहा किस तरह से इसको आप कॉल सेंटर भी किस तरह से उसको कामयाब नहीं हो नहीं सकते हो आप, उसमें कॉस्ट बढ़ेगी। अल्टीमेटली पूरा सिस्टम उठा के शिकागो शिफ्ट कर दिया, और वहीं पे वो सारा कुछ है। एक सर्टेन कमीशन जो है वो हम लोग ले लेते हैं उसका, ठीक है, सही, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। डेवलप तो हमने किया था सारा जी। सिस्टम। जी। यही पाकिस्तान से होता तो आज 300 बंदा यहाँ बैठा होता जी। सिर्फ मेरे उसमें, और वो उसको रन कर रहा होता। लेकिन वो ये कलमिया है। तो बिल्कुल ठीक ये है। इसको ये जो तारों का ये केबल सिस्टम या ये जो बना रखा है, ये सपोर्ट नहीं करता, जी। ये कंसिस्टेंसी से इसको नहीं करता। पहले तो आप इसको सही करें। इंटरनेट आपने दुनिया G5 पे G6 पे जा रही है, और ऐसा ये ही है। आप ये 3-4 पे चला रहे हैं, वो भी कंसिस्टेंसी से 4 नहीं चलता। वो भी 3 दिन से सिस्टम डाउन है, आपके इल्म में होगा ये। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, उसमें इनकी जो पीछे दिनों आए थे जो आपके पीटीए के डायरेक्टर, उनसे थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ी बात हुई कि आप 5G क्यों नहीं है। तो वो कहते हैं 5G जो है वो मशीनों में और उसमें इस्तेमाल होता है, उसके सॉफ्टवेयर्स में। लेकिन यहाँ भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो 5G बड़ी ज़रूरी है। मिसाल तौर पे आप अगर एक वेबसाइट चलाते हैं तो पोर्ट 8080 पे चलती है वेबसाइट, उस पर तो ये स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब अपलोड डाउनलोड करते हैं, पोर्ट 21 है, उसकी स्पीड FTP की स्पीड इतनी स्लो है, एक 10 MB की अपलोड या डाउनलोड करने के लिए आपको घंटों चाहिए उसको। अच्छा, मैं ये जो आपने 5G की बात की ना, अभी इसी से मुझे ख्याल आया कि जो आपके ये जो यूनिट्स हैं, ये मोबाइल फ़ोन की सूरत में या दीगर जो आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें वो सहूलत नहीं है। अगर अब आपको वो ख़रीदना है तो आप ये तैयार रहें कि आप उसके ऊपर 2 लाख रुपए टैक्स देंगे तो वो एक खरीद सकेंगे। जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। एक प्रॉब्लम। मैं अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते दुबई में था, वहाँ 5G चल रहा है जी। और बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास चल रहा है उसमें। अब मेरे पास तो सिस्टम है जो 5G वाला भी सपोर्ट करता है, लेकिन आप लोगों को सहूलत दें, तेज़ हो, बजाय इसके कि नहीं ज़रूरत नहीं है। आप मतलब डिसाइड नहीं करें। इंटरनेशनल जब दुनिया 5G पे आ रही है तो आप 5G पे आ जाएं। आप ये नहीं कि नहीं आप 4G पे ही रहें, आपको ज़रूरत नहीं है। आप डिसाइड करने वाले बिल्कुल ठीक है। आप मतलब उसमें नहीं है। बिल्कुल ठीक है।
नासिर भाई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है और ख़ासतौर पे ये जो आईटी वाला मामला है ना, इसके ऊपर एक और नशिस्त रखी जाएगी। आपसे जी, ज़रा और कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, बहुत क्योंकि शुक्रिया। आईटी के हवाले से अब बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी, और यकीनन हुकूमत को भी अब इस बारे में सोचना होगा कि कैसे इसके पोटेंशियल को जो है वो बढ़ाया जाए, कैसे इसमें जो हमारे पास जो लोग हैं, टैलेंट है, उसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए। तो तमाम मामलात पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम चलिए, में वक्त दिया। चलिए बहुत कराची के शुक्रिया मामलात आपने पर, बुलाया उनके भी। जो मामलात हैं, इसके हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है मुख्तसर वक्त में। और इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं, इंशाल्लाह मौका मिलेगा ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर जो हमारा सेगमेंट है वो अपने अख्ताम पर है। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सेहत के हवाले से जो हमारा सेगमेंट है, इसके बाद वो जारी रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।